हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिनके साथ आप मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए मैथ्स और मैथ्स के कुछ पैडागोजी के क्वेश्चन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते जाएँ। और आज का जो अब हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 105 में 105 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। जो 105 है इसमें आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो जब भी आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी होती है तो आपको सबसे पहले इसके इस तरह से एलसीएम लेने हैं कि अभाज्य गुणनखंड हो। तो देखिए हम सबसे पहले तो 105 का एलसीएम निकालने वाले हैं यहाँ पर। तो ये देखिए 2 से तो होगा नहीं, 3 से अगर हम चेक करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। फिर इसके बाद हम 5 से तो 5 से 7 टाइम एंड 7 से 1 टाइम। और आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 5 और 7 आपके यहाँ पर गुणनखंड हैं। तो आपके यहाँ जो गुणनखंड अभाज्य भी हैं। अभाज्य मतलब वे संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड हो और जो खुद से डिवाइड हो। तो 3 5 और 7 आपके अभाज्य गुणनखंड है। तो टोटल आपके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए यहाँ पर? 3। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, प्रश्न क्रमांक दूसरा है आपका 762 इंटू 544 इंटू 391 इंटू 742 का इकाई का अंक होगा। आपको यहाँ पर इकाई का अंक बताना है कि इन नंबरों का जब हम गुणा करेंगे तो आपका इकाई का अंक क्या होगा। जो यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम्स हैं उसमें मैथ्स के इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए, तो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से होती जाए। तो देखिए यहाँ पर हमें इकाई का अंक का गुणनखंड निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो हम सिर्फ यहाँ से इकाई का अंक लेंगे। तो यदि आप 762 में बात करें तो यहाँ पर आपका इकाई का अंक 2, यहाँ पर आपका इकाई का अंक 4 और यहाँ पर आपका इकाई का अंक 1 है और यहाँ पर आपका इकाई का अंक 2 है। बाकी नंबरों से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ इकाई का अंक बताना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। तो 2 4 जा आपका 8 और 2 मल्टीप्लाई 1 2 और 8 इंटू 2 आपका 16 होगा। और इसमें आपका जो इकाई का अंक है वो आपका क्या है यहाँ पर? 6। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 6। इस तरह से जब भी इकाई का अंक पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ पर आपको एक संख्या दी हुई है जो कि है 2 की पावर √3। इसमें आपको यह बताना है क्या ये प्राकृत संख्या है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, या फिर ये पूर्णांक है और या फिर ये परिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं की बात करें तो यहाँ पर घात आपको जो है अंडर रूट के फॉर्म में दी हुई है। तो आपकी प्राकृत संख्या तो हो ही नहीं सकती। पूर्णांक संख्या मतलब यदि आपका 2 3 1 इस तरह के नंबर्स होते तो ये आपके पूर्णांक नंबर में आते। और यदि हम अपरिमेय की बात करें तो जब भी हमने अपरिमेय के बारे में देखा है तो रूट वाले, पॉइंट वाले इस तरह के नंबर जो कभी भी एंड नहीं होते हैं तो वो आपके अपरिमेय की श्रेणी में आते हैं। तो आपका जो 2√3 है वो किस तरह की संख्या है? एक ही है, अपरिमेय संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखिए यहाँ पर यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न जो है आपका 3/5 हो जाता है। तो भिन्न होगा मतलब आपको इस क्वेश्चन में भिन्न के अंश और हर में जो भी आपको प्रतिशत बढ़ाया गया है उसके बाद आपको 3/5 मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यदि मैं मान लूँ, देखिए मान लें कि जो भिन्न है वो है आपका x/y है और कितना बढ़ाया है 20%। मतलब यदि आपका भिन्न पहले 100 था तो हमने
120 कर दिया अंश को, और हर में यदि 25% बढ़ाया तो हर में यदि 125 हो जाएगा, पहले यदि 100 था तो तब आपकी जो भिन्न है वो कितनी हो रही है यहाँ से 3/5। तो इस तरह से सबसे पहले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को बनाइए, समीकरण को बनाइए, फिर आप हल करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक होगा। तो यहाँ से हम x/y को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी जो भी आपके नंबर हैं उन्हें मैं तिर्यक गुणा करके यहाँ पर लिख देती। देखिए 125 यहाँ हो गया, 120 यहाँ हो गया। आप इसे 3 से कैंसिल कर सकते हैं, इसे आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, अभी भी ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो अंश और हर है वो 5/8 होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी में 5/8। तो इस तरह से आपका जो भी इंक्रीज किया था या जो भी बढ़ाया था उनको अंश और हर को लेकर हमने आंसर निकाल लिया है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2/3 में कितने 1/6 है? मतलब आपको यहाँ क्या पूछा गया है, पहले तो आप ये समझे कि 2/3 में कितने 1/6 हैं। मतलब 2/3 जो भाग है इसका कितना 1/6 भाग है। तो आप 2/3 और 6 को यहाँ हम ऊपर लिखेंगे, तो ये आपका 2 टाइम कैंसिल और 2 2 ज़ा 4। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4। क्वेश्चन इस तरह के जो होते हैं एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं और आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और बाय मिस्टेक आप इसका यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका राइट आंसर नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में कुछ संख्याएं दी हुई हैं और इन संख्याओं में से आपको यह बताना है कि कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपकी 8 से पूरी तरह विभाजित हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो 8 से जो विभाज्यता का नियम है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपका नियम क्या होता है, जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, इनसे जो आपकी संख्या बनती है वो आपकी पूरी तरह से 8 से यदि डिवाइड होगी, विभाजित होगी, तो वो जो पूरा नंबर होगा आपका, जो भी आगे का होगा आपका, वो पूरी तरह से 8 से विभाज्य होगा। तो चलिए अब हम इसके हर एक नंबर को चेक करते हैं कि ऐसे कौन से लास्ट के इकाई, दहाई और सैकड़ा वाले नंबर हैं जो कि आपके पूरी तरह 8 से विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो 240 को चेक करेंगे। तो 8 का जो आपका टेबल होता है, पहाड़ा होता है, उसमें आपको 3 टाइम में 24 आता है, मतलब आपका ये पूरा नंबर डिवाइड होगा। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर 22 और 220 है जो कि आपके 8 के टेबल में नहीं आता है, मतलब आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर नहीं आएगा। फिर हम यहाँ आगे चेक करते हैं तो 128 को आप 8 से डिवाइड करके चेक करें, 8 एकम 8 और आपके ये 4 और ये 8, तो 8 से ये 6 टाइम होगा जो कि होगा 48। तो आपका देखिए ये पूरी तरह से विभाजित है, मतलब आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन भी 8 से विभाजित हुआ। फिर हम इसका 124 चेक करते हैं, 8 से हम चेक करेंगे, 8 एकम 8, तो ये 4 और ये 44, तो हम यहाँ पर 8 पंजे 40, तो ये आपका यहाँ 4 शेष बच गया, मतलब ये वाला जो आपका नंबर है 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका 8 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर जो सी वाला जो ऑप्शन है जिसमें दोनों आपके नंबरों का बोला गया है, तो ये आपके नंबर होंगे जो कि 8 से विभाजित होंगे। तो कहीं पर भी जो विभाजित होने के लिए नियम होते हैं आपके 2 से, 4 से, 6 से, 8 के, 5 के, 10 के, 9 के, 7 के, 11 के, यदि आपको पता होंगे तो आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 1 ग्राम जो है वो आपके कितने किलोग्राम के बराबर होगा। तो देखिए जो यूनिट से क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके यूनिट कन्वर्जन होते हैं, आपको इकाइयों में बदलना, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम में आता है। तो आप ग्राम की, मीटर की, इन सभी लीटर की यूनिट्स को अच्छे से आप याद कर लें। कुछ यूनिट्स का जो होता है इकाई कन्वर्जन का एक ट्रिक भी होता है, आप चाहेंगे तो मैं कभी वो ट्रिक भी आपको समझा दूंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 ग्राम आपके कितने किलोग्राम के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ जो कि आपको सभी को बचपन से पता होती है जब हम यूनिट इकाई के अध्याय पढ़ते हैं तब, तो कि 1 किलोग्राम जो होता है आपका वो बराबर होता है आपके 1000 ग्राम के। किसके बराबर होता है आपका? 1 किलोग्राम आपके 1000 ग्राम के बराबर होगा। तो यदि मैं आपको बोलूं कि 1 ग्राम कितने के बराबर होगा, तो ये जो 1000 होता है आपका यहाँ पर हर में चला जाता है। मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर जो 1 किलोग्राम होगा वो 1/1000 किलोग्राम के बराबर होगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो आप इस तरह के जो यूनिट के क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश करें और कुछ यूनिट्स याद भी कर लेंगे तो वो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों के गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए ये जो पृष्ठों वाले क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन आपका एक एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है और ये सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों के गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले तो जो पुस्तक में आपके कुल पृष्ठ कितने हैं? 366 हैं। अगर मैं 0 से 9 तक के पृष्ठों की बात करूं तो आपके जो 1 अंकीय हैं 0 से 9 तक के पृष्ठ होंगे, कितने होंगे आपके यहाँ पर? 9 होंगे 0 से 9 तक के। और फिर हम यदि 10 से लेके 99 तक के जो कि 2 अंकीय हैं आपके पृष्ठ, अगर हम इनकी बात करें तो ये कितने होंगे? देखिए 99 में से 9 तो आपके पहले ही जा चुके हैं, तो आपके कितने हो गए? 90। फिर हम अगर बात करें कि 100 से लेकर आपके कितने 366 तक कितने होंगे, अब 90 भी निकल गए आपके और 9 भी निकल गए, तो आपके 366 में से यदि हम 3 अंकीय पृष्ठ लेते हैं तो इनमें से 267। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे मेन जो होता है तरीका वो ये होता है कि आपका जो इकाई का अंक था 1 अंकीय वाला 9, फिर आपके 2 अंकीय वाले थे 90 जो कि आप 2 से गुणा करेंगे, और 3 अंक वाले थे 267 जो कि आप 3 से गुणा करेंगे, और इन सभी को हम जोड़ देंगे तो आपका होता है 990। तो आपको क्या बोला गया था? 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों के गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। इस शब्द पर आप जोड़ डालें। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 990 होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आपको जो भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 2.25 दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें। देखिए ये आपका एक दशमलव भिन्न दिया हुआ है जिसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो जब भी दशमलव से हम भिन्न में बदलते हैं साधारण भिन्न में, तो दशमलव के बाद के जितने भी नंबर होते हैं उन नंबरों को आप गिन के वहाँ पर 0 लगा देते हैं, और यदि आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा साधारण भिन्न बोला गया तो कट कर सकते हैं। 5 से 4 टाइम, 5 टाइम, ये 2 टाइम, और 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। मतलब आपका जो साधारण भिन्न हुआ 9/4। कुछ बच्चों को शायद ये क्वेश्चन बहुत ही सरल लग रहा होगा, लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों को यही क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सीखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 रुपये के 6 की दर से
केले खरीदकर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीदे आपने, फिर 6 रुपये में 4 की दर से केले बेच दिए, तो आपको कितने प्रतिशत की हानि होगी। जब भी यहाँ पर रुपये और दर के फॉर्म में आपको क्वेश्चन हो तो आप यहाँ रुपये लिख लें, यहाँ पर दर लिख लें। अब 10 रुपये में केले खरीदे, 6 की दर से खरीदे हैं, मतलब ये आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। फिर 6 रुपये में 4 की दर से, मतलब ये आपका क्या हुआ, विक्रय मूल्य। और फिर इसके बाद कुछ नहीं, आपको यहाँ से और यहाँ से तिर्यक गुणा करना है, तो ये हुआ आपका 40 और ये हुआ आपका 36 और आपने क्रय मूल्य का किया था यहाँ से, तो ये आपका हुआ क्रय मूल्य और यहाँ से विक्रय मूल्य, तो ये आपका हुआ यहाँ पर विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर बोला है कि कितने प्रतिशत की हानि, और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 40 में खरीद के 36 में बेचा, मतलब आपको कितने की हानि हुई है, आपको 40 और 36 4 की हानि हुई। हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य और फिर आपके मल्टीप्लाई में 100, हानि बटे क्रय मूल्य और 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, मतलब आपको कितने की हानि हुई, 10% की। यदि किसी को इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, -24/20 का परिमेय समतुल्य है जिसका दर 25 हो। ठीक है, परिमेय समतुल्य बताना है जिसकी दर कितना हो, 25 हो, जिसका हर कितना हो, यहाँ पर 25 हो। तो देखिए आपको यहाँ पर ऐसे ही नंबर से गुणा करना है हर और अंश में कि आपका हर में क्या आ जाए, 25 आ जाए। तो देखिए हम उस नंबर से गुणा करेंगे जिससे यहाँ हर में 25 आ जाए। तो सबसे पहले तो हम इसे साधारण सिंपल कर लेते हैं, 4 से 6 बार और 4 पंजे 20, तो आपका ये -6/5। अब आपको हर में 25 लाना है, तो क्या मैं हर में 5 का गुणा कर दूं। यदि हर में 5 का गुणा करेंगे तो अंश में भी 5 का गुणा करना होगा, मतलब -30/25। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, -30/25। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि योग का दशमलव में निरूपण से कोई संबंध नहीं है, व्याकलन, स्थानीय मान, गुणा, लेकिन स्थानीय मान जो है इसका आपका दशमलव निरूपण से संबंध होगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, स्थानीय मान। तो आप यहाँ पर दशमलव निरूपण को समझने के लिए किसका उपयोग करेंगे, स्थानीय मान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। आपका एक प्रिज्म है वो एक त्रिभुजाकार है, तो कभी भी त्रिभुजाकार या प्रिज्म की बात होती है तो आपके इसमें कितने शीर्ष होंगे, 6 शीर्ष होंगे, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित आकृति में जो एंगल है, कोण है, x का मान होगा। इस आकृति में इस x का आपको मान निकालना है, क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, c का दिया हुआ है, a का दिया हुआ है और b का x आपको निकालना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बन रहा है और वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनेगा तो आपकी जो आसन्न भुजाएं होंगी उनके कोण बराबर होंगे। तो आसन्न भुजाएं आपकी c है और d है, तो यहाँ पर जो आपका एंगल c होगा और एंगल d होगा वो दोनों आपका कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा, एंगल C और एंगल D। तो यदि आपका D 30 डिग्री का होगा तो आप यहाँ पर त्रिभुज ADB की बात करेंगे। हम त्रिभुज ADB में त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि होता है 180 डिग्री तीनों कोणों का योग।
तो यहाँ पर एंगल ए, कोण बी, कोण डी 180 डिग्री हुआ। तो आपका कोण ए कितना दिया हुआ है 80 डिग्री, कोण बी आपको निकालना है, कोण डी आपका है 30 डिग्री और बराबर हुआ आपके 180 से 80 और 30 आपके 110 और 110 और 180 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना हुआ ये 70 डिग्री, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर्टी सिर्फ आपको एक पता थी कि आसन्न भुजाओं पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं, तो हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके पूरे क्वेश्चन को हल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एंगल ओ बी डी में तथा एंगल सी ओ डी परस्पर है। आपको यहाँ इस एंगल को देखकर ये बताना है कि ओ बी डी और सी ओ डी परस्पर किस तरह के कोण बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक कोण यहाँ है और एक कोण यहाँ है। तो जो कोण आपके एक उभयनिष्ठ भुजा को लेकर बनते हैं तो वो आपका यहाँ पर कौन सा कोण कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा। एक ही आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, एक इस तरफ आपका है और एक इस तरफ, तो आपके ये कौन से कोण कहलाएंगे, आसन्न कोण, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है आपका 0.01 का जो होल पूरे की ब्रैकेट की घात 2 को प्रतिशत के रूप में लिखें। इसे आपको प्रतिशत के रूप में लिखना है और प्रतिशत के रूप में लिखना मतलब पहले दशमलव से सरल भिन्न में बदलें, फिर आप 100 का गुणा करें। तो सबसे पहले तो हम 0.01 की घात 2 है तो मैं क्या इसे 1/100 और 1/100 लिख सकती हूँ। देखिए घात 2 थी 2 बार, अब प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना मतलब आपको कितने का गुणा करना है, 100 का गुणा। तो आप इसे 100 से 100 को काट देंगे, आपका आंसर क्या होगा 1/100 और 1/100 प्रतिशत को आप 0.01% भी लिख सकते हैं। तो आपके यहाँ पर 2 आंसर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 2 टाइप से आंसर बताने हैं। तो एक आपका ए और एक आपका डी, जो कि है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका होगा ए और डी। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हमने दशमलव के क्वेश्चन को प्रतिशत में बदलकर हल किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं, तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है आपका मजदूर आपके जितने भी मेन M1 D1 और M2 D2 इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। तो आपके यहाँ कितने मजदूर हैं, 15 मजदूर हैं, कितने दिन में, 12 दिन में काम कर रहे हैं। फिर आपके 20 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो आप इसे हल कर सकते हैं। यहाँ से इस 20 को हम 15 और 12 के बटे में ले जाएंगे, जो कि आपके दूसरे मजदूरों के दिन के बराबर होगा। 5 तिया 15, 5 को 20, 4 तिया। क्वेश्चन है आपका 18, 2 समांतर रेखाओं की बीच की दूरी घटती है, बढ़ती है, बराबर है, घट या बढ़ सकती है। तो कोई भी 2 समांतर रेखाएं चाहे कितनी ही आगे चले जाएं, चाहे कितनी ही दूर चले जाएं, हमेशा ये बीच की दूरी इनकी बराबर रहेगी, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो इनकी जो बीच की दूरी होगी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बराबर, तो आपका राइट आंसर होगा बराबर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी संख्या में 9 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो संख्या को 17 गुना भाग देने पर क्या बचेगा। आपकी कोई संख्या है जिसे आप 9 से भाग दे रहे थे, तब आपका 3 शेष बच रहा था, तो उसी संख्या का आपको 17 गुना करना है। तो जब भी आपके गुना की बात होती है तो आप बाकी के नंबरों को आप इग्नोर करें, लेकिन आपका जो शेष है आप उसका कितना लेना है, आपको 17 गुना। तो 17 थी आपका कितना हो गया यहाँ पर 51, और आपको किससे भाग देना है यहाँ पर 9 से। तो हम 51 में 9 से भाग देंगे। तो जब हम 51 में 9 से भाग दे रहे हैं तो आपका कितना शेष बच रहा है यहाँ पर 6, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, गुना करना है, तिगुना करना है, 4 गुना, जो कि आपको शेष में मल्टीप्लाई करना रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि मैंने पेडागॉजी से लिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन हम पेडागॉजी के भी करने वाले हैं।
गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए। आप कभी भी गणित करते हैं तो किस तरह से समझते हैं? पहले उसको मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कुछ आप अपने विचार लाते हैं, मतलब कठिन, सरल, तार्किक, सजावटी। तो आप किस तरह से गणित को हल करते हैं? तार्किक। तो सीधी सी बात है, गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है आपकी? तार्किक। तो गणित के समझने की प्रकृति होनी चाहिए तार्किक। लीलावती पुस्तक किसने लिखी? जो लीलावती पुस्तक है वो किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, रामानुज ने, भास्कराचार्य ने। तो इसका जो राइट आंसर है भास्कराचार्य। जो लीलावती पुस्तक है वो किसकी है? भास्कराचार्य की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी रामानुजन संख्या क्या है? देखिए ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। हार्डी रामानुजन संख्या क्या है? तो जो 1729 होती है इस संख्या को हम हार्डी रामानुजन संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है। सारंगदेव, महावीर, बोधायन, ब्रह्मगुप्त। तो यहाँ पर महावीर, बोधायन और ब्रह्मगुप्त का नाम आपने मैथ में, गणित में सुना है, लेकिन सारंगदेव जो है वो आपके यहाँ पर एक भारतीय गणितज्ञ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? समतल, बिंदु, रेखा, विकर्ण। इन पदों में से कौन सा पद है जो आपका परिभाषित है? तो आप देखेंगे समतल, रेखा और विकर्ण की बात करते हैं तो ये आपके परिभाषित नहीं होते, लेकिन एक बिंदु जो है वो आपको परिभाषित समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन और हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, जो श्रीनिवास रामानुजन है, वो 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति थे। तो आज का जो हमारा मैथ्स का तो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मैथ्स और मैथ्स की जो मैंने पेडागॉजी ली थी उनके क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आप जितना हो सके सारे पेपर देखें। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जो भी आपको क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका पेपर बहुत जल्दी ही मैं लेकर के आने वाली हूँ मैथ्स का। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।